गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 7 फांसी से पहले पढ़ेंगे। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में भगत सिंह द्वारा फांसी के पहले लिखे गए 3 पत्र दिए गए हैं बेटा। पहला पत्र जो है उन्होंने अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त को लिखा था और उनसे क्रांति जारी रखने की अपील की थी। दूसरा पत्र जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लिखा, जिसमें उन्होंने अपने कार्य को सही बताया और फांसी के बदले गोली से उड़ाने की अपील की। तीसरा पत्र उन्होंने साथियों को लिखा, अपने साथी जो थे, जिसमें उन्होंने अपनी अधूरी ख्वाहिशों को और देश के प्रति जज्बातों की बात कही। फांसी की पाठ शुरू करते हैं। फांसी की सज़ा सुनने के बाद नवंबर 1930 में मुल्तान जेल में बंदी अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के नाम पत्र जो भगत सिंह ने लिखा है वो इस तरह से शुरू होता है कि सेंट्रल जेल लाहौर, नवंबर 1930। प्यारे भाई, मुझे दंड सुना दिया गया है और फांसी का आदेश हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी हैं। ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाएं, परंतु उनके बीच शायद मैं ही अकेला ऐसा आदमी हूँ जो बड़ी बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य जो है प्राप्त होगा। कि बड़े वो तीव्र इच्छा थी उनकी कि वो देश के लिए अगर उनको अपनी जान बलिदान करने का मौका मिलता है तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। तो बड़ी तीव्रता से वो इंतज़ार कर रहे थे अपनी फांसी का। मैं खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को ये दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए वीरता से बलिदान जो है वो दे सकते हैं। मुझे फांसी का दंड मिला है, किंतु तुम्हें आजीवन कारावास तो होता है कि ताउम्र जिंदगी जो है आपने कारावास में, जेल में बितानी है। तुम जीवित रहोगे और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को ये दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए केवल मर ही नहीं सकते बल्कि जीवित रहकर हर मुसीबत का मुकाबला भी कर सकते हैं। मृत्यु सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बननी चाहिए कि हमें इसलिए मृत्यु को नहीं मांगना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों से भागने के लिए हम सोचें कि हम आज़ाद हो जाएंगे। नहीं, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जीवित रहकर दुनिया को ये दिखा देना चाहिए कि वे न केवल अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं बल्कि जेलों के अंधकारपूर्ण कोठरियों में घुल घुल कर निकृष्टतम दर्जे के अत्याचारों को सहन भी कर सकते हैं। मतलब उनको कोई भी अत्याचार सहना पड़े तो वो उसके लिए क्या है, तैयार हैं। भगत सिंह और उनके दोनों साथियों को फांसी लगने ही वाली है। अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हारा मित्र भगत सिंह। आगे क्या है, बातचीत चल रही है कि भगत सिंह और उनके दोनों साथियों को फांसी लगने ही वाली है। उसे किसी तरह कुछ दिन रोकना चाहिए जिसमें उन्हें फांसी से बचाने का प्रयत्न व्यापक रूप से हो सके। कि वो बाहर जो थे उनके जो साथी वो सोच रहे थे कि फांसी को के जो समय है उसको आगे करवाना चाहिए ताकि कुछ और जो है उनको बचाने के लिए प्रयत्न जो है वो कर सकें। ताकि ये लाहौर षड्यंत्र अभियोग रक्षा समिति के कानून विशारद की राय थी। उनका एक ही उपाय था कि भगत सिंह और उसके साथी गवर्नर से दया की प्रार्थना करें कि जिसे फांसी होने वाली है वो खुद एप्लीकेशन लिखे या लेटर लिखे गवर्नर को। पर भगत सिंह कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते, इसे सब जानते थे, क्योंकि वो किसी से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने की तो सोच भी नहीं सकते थे। प्राणनाथ मेहता एडवोकेट की बात भगत सिंह मानते थे। वे मार्च 1931 ईस्वी को जेल में भगत सिंह और उनके दोनों साथियों से मिले। अब सीधे वो बात उनसे कर नहीं सकते थे क्योंकि डरते थे, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा कर उन्होंने उनसे जीवनदान की प्रार्थना की बात कही और विश्वास दिलाया कि आप लोग हाँ कर दें तो हम प्रार्थना पत्र की भाषा ऐसी कर देंगे जिससे आपका सम्मान ज़रा भी कम ना होगा, कि आपके सम्मान को ठेस ना पहुँचेगी। दूसरे साथी तो इससे नाराज़ हुए, परंतु भगत सिंह ने मान लिया और कहा, अच्छी बात है, तुम तैयार कर लो जीवन प्रार्थना पत्र। जो प्राणनाथ मेहता थे वो खुशी खुशी लौटे और कई कानून विशारदों कानून के जो एक्सपर्ट थे उनके साथ दिन भर रात भर जीवन दान प्रार्थना पत्र का प्रारूप वो लेटर का फॉर्मेट सा बनाते रहे कि कैसे लिखी जाए। दूसरे दिन 20 मार्च 1931 को जब वे जेल गए तो भगत सिंह ने कहा, हमने तो भेज भी दिया गवर्नर पंजाब को अपना प्रार्थना पत्र। और उन्होंने निम्नलिखित पत्र उनके हाथ पे रख दिया। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, फांसी नहीं, हमें गोली से उड़ाया जाए।
आगे वो क्या लिखते हैं कि आदरणीय महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है कि भारत की ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया था, जिसने अक्टूबर 1930 में हमें फांसी का दंड सुनाया। हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के इस निर्णय से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली ये कि अंग्रेजी जाति और भारतीय जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है, और दूसरी बात ये कि हमने निश्चित रूप से युद्धों में भाग लिया, अतः राजकीय युद्धबंदी है। यद्यपि इसकी व्याख्या में बहुत सीमा तक अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, कहते कि बहुत ज़्यादा इसको एलैबोरेट करके बताया गया है, तथापि हम कहे बिना नहीं रह सकते। कहता फिर भी हम ये कहेंगे कि ऐसा करके हमने सम्मानित काम किया है, कि हमने कोई गलत काम जो है नहीं किया है। प्रथम व्याख्या पर ज़रा विस्तार से प्रकाश डालना चाहते हैं कि हमारे विचार से प्रत्यक्ष रूप में ऐसी कोई लड़ाई छिड़ी हुई नहीं है, और हम नहीं जानते कि युद्ध छेड़ने से न्यायालय का आशय क्या है, कि क्या कहना चाहते हैं कि हमने क्या कौन सा युद्ध छेड़ा है। परंतु हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही हम इसे इसके ठीक अर्थों में आपको समझाना चाहते हैं। आगे वो क्या लिखते हैं और कहते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है, और युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार जमाए रखेंगे। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति व अंग्रेज शासक हों या सर्वथा भारतीय ही हों, कि अगर भारतीय भी किसी के साथ अपने अन्य भारतीयों के साथ अन्याय करते हैं तो वो कहता हम उनके भी खिलाफ हैं। उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है कि कुछ भारतीय हैं, बाकी अंग्रेज़ हैं, ये सब मिले जुले हुए हैं, एक लूट जारी कर रखी है इन्होंने। यदि भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो, तब भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। आपकी सरकार कुछ नेताओं या भारतीय समाज के मुखियों पर प्रभाव जमाने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं मिल जाएं अथवा समझौते हो जाएं, इससे भी स्थिति नहीं बदल सकती। जनता पर इन सब बातों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इस बात की भी हमें चिंता नहीं है कि एक बार युवकों को धोखा दिया गया है, और इस बात का भय भी नहीं है कि हमारे राजनीतिक नेता जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं, अपने रास्ते से भटक गए हैं, और वे समझौते की बातचीत में इन निरपराध, बेघर और निराश्रित बलिदानियों को भूल गए हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं है, जिन्हें दुर्भाग्य से क्रांतिकारी दल का सदस्य समझा जाता है। हमारे राजनीतिक नेता उन्हें अपना शत्रु समझते हैं, क्योंकि उनके विचार में वे हिंसा में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे, और अगर अहिंसा से काम नहीं बनता तो वो हिंसा में अपना विश्वास रखते थे। हमारी वीरांगनाओं ने कि जो औरतें हैं, उन्होंने भी अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है देश के लिए। देशभक्त औरतें जो हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने बलि वेदी पर अपने पतियों को भेंट किया, उन्होंने अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया, परंतु आपकी सरकार उन्हें कुछ नहीं समझती है, कि उनके बलिदान को कुछ नहीं समझती है। आपके एजेंट भले ही झूठी कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम कर दें और उनके दल की ख्याति को हानि पहुंचाने का प्रयास करें, परंतु ये युद्ध चलता रहेगा। भगत सिंह बहुत निडर थे, वो अपनी बात कहने से हिचकिचाते नहीं थे। हो सकता है कि युद्ध भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करे। कभी ये युद्ध प्रकट रूप ले ले, कभी इस दशा में चलता रहे, कभी भयानक रूप धारण कर ले, कभी किसानों के स्तर पर जारी रहे, और कभी ये युद्ध इतना भयानक हो जाए कि जीवन और मरण की बाजी लग जाए। वो कहते कि ये जो युद्ध चल रहा है ये कोई भी रूप धारण कर सकता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसका प्रभाव भी आप पर पड़ेगा। वो कहता है इसका प्रभाव जो है वो अंग्रेज़ सरकार पर अवश्य ही पड़ेगा। ये आपकी इच्छा पर है कि आप जिस परिस्थिति को चाहें चुन लें। कहता है ये आपकी इच्छा है कि आप क्या चुनना चाहते हैं, परंतु ये युद्ध तो चलता ही रहेगा। इसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, परंतु बहुत संभव है कि युद्ध भयानक स्वरूप धारण कर ले और उस समय तक समाप्त नहीं हो जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं होता। प्रत्येक व्यवस्था में परिवर्तन या क्रांति नहीं हो जाती और सृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता, कि जब तक एक नया युग नहीं आता ये युद्ध तब तक चलता रहेगा। निकट भविष्य में ये युद्ध अंतिम रूप में लड़ा जाएगा,
तब ये निर्णायक होगा कि कोई ना कोई इसका रिजल्ट अवश्य निकलेगा। साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद कुछ समय के मेहमान हैं। पूंजीवाद क्या होता है कि जो अमीर हैं उनके पास वो ज़्यादा अमीर हैं, गरीब बहुत गरीब है, अमीर के पास बहुत धन है, ठीक है, और गरीब के पास रोटी तक नहीं है खाने के लिए। यही वह युद्ध है जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है। हम इसके लिए अपने पर गर्व करते हैं कि युद्ध ना तो हमने प्रारंभ ही किया है और ना ये हमारे जीवन के साथ समाप्त ही होगा। हमारी सेवाएं इतिहास के इस अध्याय के लिए मानी जाएंगी, जिसे यतेंद्रनाथ दास और भगवती चरण के बलिदानों ने विशेष रूप में प्रकाशमान कर दिया है। उनके बलिदान जो है महान है। जहाँ तक हमारे भाग्य का संबंध है, हम पूरा जोर देकर आपसे कि ये कहना चाहते हैं कि आपने हमें फांसी पर लटकाने का निर्णय किया है। आप ऐसा करेंगे ही, आपके हाथों में शक्ति है और आपको अधिकार भी प्राप्त है, परंतु इस प्रकार आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत ही अपना रहे हैं, इस पर कटिबद्ध है। वो कहता है कि ये आप कि माइट इज़ राइट वाला रूल अपना रहे हो, बाकी जो न्याय नहीं किसी को दे रहे। वकील अभियोग की सुनवाई इस वक्तव्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे कोई किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते। हम केवल आपसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप की सरकार के ही एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार हम पर युद्ध जारी रखने का अभियोग है। इस स्थिति में हम युद्धबंदी हैं और इसी आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए, हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। वो कहते हैं हम पर कोई दया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। हमें मृत्यु का भय जो सताता नहीं है। अब यह सिद्ध करना आपका काम है कि आपको उस निर्णय में विश्वास है जो आपकी सरकार के एक न्यायालय ने दिया है। आप अपने कार्य द्वारा इस बात का प्रमाण दीजिए। हम विनयपूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सेना विभाग को आदेश दें कि हमें गोली से उड़ाने के लिए सैनिक टोली भेज दी जाए। भवदीय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इसके बाद फांसी के ठीक एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल के ही वार्ड नंबर 14 में रहने वाले बंदी क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के पास एक पर्चा भेजा। सरदार, यदि आप फांसी से बचना चाहते हो तो बताएं, इन घड़ियों में भी शायद कुछ हो सके। भगत सिंह ने उन्हें ये उत्तर भेजा। किसी ने उनको ये लिख के भेजा, साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। कहते कि जैसे आम लोगों में ज़िंदा रहने की ख्वाहिश होती है, ऐसी मुझ में भी होनी चाहिए और मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। कहते ये बट नेचुरल है, लेकिन मेरा ज़िंदा रहना एक शर्त पर है। मैं कैद होकर या पाबंद होकर ज़िंदा नहीं रहना चाहता। कि कैद होकर मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता कि मुझे कैद में रखा जाए। मेरा नाम हिंदुस्तानी इनकलाब पार्टी का निशान बन चुका है और इनकलाब पसंद पार्टी के आदर्श और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया कि मेरा नाम जो है, मेरा माथा बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना ऊंचा कि ज़िंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। कि जो मृत्यु के बाद मुझे सम्मान प्राप्त होना है वो मुझे ज़िंदा रहकर नहीं हो सकता। आज मेरी कमज़ोरियां लोगों के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो जाहिर हो जाएंगी और इनकलाब की निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाए। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की संपूर्ण शैतानी शक्तियों के भी बस की बात ना रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी चुटकी लेता है। देश और इंसानियत के लिए जो हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ। अगर ज़िंदा रह सकता तो शायद उसको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर पाता, कि जो मैंने सपने देखे थे शायद मैं उनको पूरा कर पाता। ये मन में मलाल अवश्य रहेगा। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। मुझे आजकल अपने आप पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इम्तिहान का इंतज़ार है। आरज़ू है कि वह और करीब हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। इसके साथ ही वो अपना पत्र है जो ख़त्म करते हैं।